हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब आप। लेक्चर नंबर 3 चालू करने से पहले लेक्चर नंबर 2 की और थोड़ा देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने। वहाँ पे हमने इंडिकेटर्स के बारे में बात की थी और बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने खत्म किया था। अब लेक्चर नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते, थोड़ा टाइम हमारे पास है नहीं, फटाफट खत्म करते। एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर एक नया टॉपिक पढ़ना है आपको जिसका नाम है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है समझ लीजिए। पहले तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको कोई एसिड के और बेस के नाम याद रखवाए थे। अब उसको लेके हमें दो थियरी पढ़नी है मेन, एक है पीएच स्केल और एक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो टोटली बेस्ड रहेगा पीएच स्केल के ऊपर। और पीएच स्केल की एक सब डिवाइड थियरी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, अलग अलग एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है, कोई कौन स्ट्रांग होता है, कोई वीक होता है, क्यों स्ट्रांग होता है, क्यों वीक होता है, उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच स्केल की, जिसकी जो डिटेल आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई है वो बहुत कम दी गई है। हम पूरा डिटेल में यहाँ पे पढ़ता है, मैं साथ यहाँ पे मेंशन करूंगा, आपको वो चीजें नोट डाउन करनी और लिखनी भी अच्छी तरीके, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले पीएच स्केल को फाइंड आउट करने वाला जो साइंटिस्ट था, वो साइंटिस्ट का नाम है एस.पी.एल. सोरेनसन। एस.पी.एल. सोरेनसन, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने ये पीएच स्केल को फाइंड आउट किया था। क्या किया था? पीएच स्केल को फाइंड आउट किया था। पीएच स्केल एक्चुअल में है क्या? जैसे कि हम एक स्केल मेजर करते हैं, हमारे पास स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की होती है, 30 सेंटीमीटर की, वैसे ये स्केल नहीं है, पर ये एक आइडेंटिफाई किया हुआ एक फिक्स्ड, एक ऐसा कह सकते हैं कि भाई ट्रेडमार्क, एक मार्क है जिसकी मदद से हम जान पाते हैं, जिसको लेके हम जान पाते हैं। जैसे हमें मेजर करना हो कि भाई जैसे कि ये जो लेंथ है वो कितनी होगी, तो भाई 1, 2 या 2.5 फुट जो भी हो, क्लियर। तो उसके लिए हम मेजर टेप का यूज करते हैं। तो एक वो हमारे पास क्या हुआ, एक मार्क हुआ, एक फिक्स्ड बात हुई कि भाई मैं उसको रिलेशन में लेके ये चीज मेजर करता हूँ। वैसे पीएच स्केल है वो एक ऐसी प्रकार की स्केल है जो क्या जानती है, पीएच। पीएच का मतलब, पी का मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस यानी कि ताकत, उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है वो, यानी कि पोटेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, H+ आयन, H3O+ आयन। किसी भी सॉल्यूशन का H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है सॉल्यूशन के अंदर, उसके बेसिस पे उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ तय करने के लिए हमें क्या काम में आता है, पीएच स्केल। पीएच स्केल एक्चुअल के अंदर होती कैसी है मैं आपको समझा दूं। जो पीएच स्केल है वो पीएच स्केल वो कुछ इस प्रकार की होती है। पीएच स्केल 1 से लेके 14 तक मेजर होती है। कहां से लेके? 1 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक, और एग्जिट 7 पे उसका मिडिल टर्म, मिडिल पॉइंट आता है। 0 से 7 तक अगर हमारी सॉल्यूशन की पीएच मेजर होती है, पीएच को मेजर करने के लिए भी अलग अलग टेक्निक है जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल दिमाग में रखिए हम मेजर करते हैं। अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है बीकर के अंदर, वो बीकर का सॉल्यूशन मुझे मेजर करना है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो जानने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ, पीएच का। अगर उसकी पीएच 0 से 7 के बीच में आती है तो वो सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन कहा जाता है, याद रखिएगा, 0 से 7 के बीच में अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच आती है तो वो सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन कहा जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन कहा जाता है। कौन सा सॉल्यूशन कहा जाता है, एसिडिक, यानी कि वो एसिड कहा जाता है। और 7 से लेके 14 तक अगर उसकी पीएच आती है तो वो सॉल्यूशन कौन सा कहा जाता है, बेस सॉल्यूशन कहा जाता है, बेसिक सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा एसिड और बेस का कि भाई 0 से लेके 7 तक जिसकी पीएच होती है वो कौन सा कहा जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन कहा जाता है। और 7 से लेके 14 तक जिसकी पीएच होती है वो कौन सा सॉल्यूशन कहा जाता है, बेसिक सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। 0 से 7 एसिड, 7 to 14 बेस। अब हमने एक चीज पढ़ ली फर्स्ट लेक्चर के अंदर, मैंने आपको वो चीज बताई थी कि एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल आयन, एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल आयन कौन सा है, H3O+। कौन सा है, H3O+, यानी कि H+ आयन भी लिख सकते हो, रेडी। और बेस के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है, OH- आयन। यानी कि यहाँ पे हम पीएच की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ H+ आयन को अभी फिलहाल दिमाग में रखते हैं, क्योंकि एक्वियस सॉल्यूशन होना हो, हम बात करते हैं H+ आयन की, कि अगर यहाँ पे OH- आयन की, अगर सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन, मैं जहाँ पे कंसंट्रेशन वर्ड बोल रहा हूँ वहां समझिएगा मात्रा, अमाउंट, क्लियर। जहाँ पे H+ आयन की मात्रा ज्यादा है, H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो सॉल्यूशन एसिडिक कहा जाता है। और जहाँ पे OH- की मात्रा ज्यादा है वो सॉल्यूशन बेसिक कहा जाता है। हमने आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी में ये चीज पढ़ ली, क्लियर ना। और हमारे पास जितने एग्जांपल है उसके अंदर हर एक में जहाँ पे OH आता है उसको हमने बेस कहा, एक्सेप्शन अमोनिया, और जहाँ पे H+ आता है उस सबको हमने एसिड कहा। सो जहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो सारे के सारे एसिड कहे जाते हैं, और जहाँ पे OH- की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो सब के सब बेस कहे जाते हैं, क्लियर। दिमाग में रखिएगा इस बात को।
और इस स्केल को थोड़ा समझना है आपको प्रॉपरली। यहाँ पे मैं जिस तरीके से इंडिकेशन कर रहा हूँ वो इंडिकेशन आप लोग दिमाग में रखिएगा कि 7 ये जो है 0 से 7 एसिड है, 7 to 14 बेस है, तो एग्जैक्ट 7 पे जो सॉल्यूशन होता है जिसकी पीएच एग्जैक्ट 7 होती है वो सॉल्यूशन क्या कहा जाता है, न्यूट्रल कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो सॉल्यूशन, न्यूट्रल। ना तो वो एसिडिक कहा जाता है ना तो वो बेसिक कहा जाता है। जैसे कि हमारा ब्लड 6.93 जिसकी पीएच होती है वो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक, अप्रोक्सीमेटली 7 कहते हैं जिसको। रेडी, क्या न्यूट्रल, वो सॉल्यूशन क्या रहता है, न्यूट्रल, याद रखिएगा। 0 से 7 एसिड, 7 to 14 बेस और एग्जैक्ट 7 न्यूट्रल। अब एसिडिसिटी और बेसिसिटी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किस तरीके से आता है वो भी पीएच स्केल ही डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है, ये भी कौन डिसाइड करता है, पीएच स्केल ही डिसाइड करती है। देखिए एग्जैक्ट 7 से हम चालू करें तो 7 से लेके अगर मैं इस तरफ आता हूं, मैं एरो जहां पे दिखा रहा हूं वहां पे दिमाग रखिएगा थोड़ा आपका। 7 से लेके 0 तक अगर मैं जाता हूं तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने एक लाइन ड्रॉ की जिसके आपको पता चले। यहाँ पे देखिए OH+ की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है ना, थोड़ा ये जो ये ग्राफ है थोड़ा वाइड होता जा रहा है। देखिए H3O+ यानी H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, यानी जितने H+ ज्यादा है उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो 7 से लेके 0 की ओर जाएंगे वैसे वैसे एसिड की जो स्ट्रेंथ है, एसिड की स्ट्रेंथ यानी कि किसकी स्ट्रेंथ हम एक्चुअल में गिनते हैं H3O+ आयन। H3O+ आयन की जो मात्रा है, कंसंट्रेशन है, वो क्या होती जा रही है, H3O+ आयन क्या होता जा रहा है। मैं उसको अलग से मेंशन कर देता हूं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए। इसी यहां से जैसे 7 से 0 की ओर जाते हैं वैसे वैसे H3O+ आयन की जो कंसंट्रेशन है, H3O+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती जा रही है, H3O+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। रेडी, समझ में आई बात। H3O+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। सेम थिंग अगर वैसे ही मैं 0 से 7 की ओर जाऊंगा तो अगर H3O+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, सीधी बात है। स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी, वो भी इंक्रीज होगी। एरो से दिखाता हूं आपको समझ में आए थोड़ा। उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि मैंने अभी कहा कि जितने H3O+ या H+ आयन ज्यादा होंगे उतने उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो यहाँ पे एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर एसिड ये स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी, समझिए, यानी कि उसकी एसिडिसिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, एसिडिसिटी बढ़ेगी। क्यों, इनडायरेक्टली क्यों, H3O+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब इसकी ऑपोजिट थिंग जो मैं लिख ले रहा हूँ आपको दिमाग में रखनी है कि अगर मैं 0 से 7 की ओर जाता हूँ तो जो एसिडिसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज। क्यों, देखिए H3O+ कम होता जा रहा है। यही सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं मैं, एक बात लिख दे रहा हूं कि यहां से जैसे मैं इस तरफ जाऊंगा वैसे वैसे उसकी जो एसिडिसिटी होगी, एसिडिसिटी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सीधी बात है, क्योंकि H3O+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, सिंपल। क्यों, क्योंकि दिख रहा है सॉल्यूशन में हमारे सॉरी स्केल के अंदर। सिंपल, याद रखिएगा सारे टॉपिक जो है मैं आपको मेंशन करवा रहा हूँ, ये सारी बातें आपको बहुत काम में आएगी थियरी के अंदर लिखने के लिए। ठीक है, दिमाग में रखिएगा इस सारी बातों। चलिए इस तरफ की बात करते हैं। 7 से लेके अगर 14 की ओर जाता हूँ, 7 से लेके मैं 14 की ओर जाता हूँ तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, सबसे पहले तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। यानी कि अगर OH- आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, OH- आयन की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो कौन बढ़ेगा, OH- बढ़ेगा। तो आपको पता है बेस बढ़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी बेस की, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो बेसिसिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती थी, वैसे ही यहाँ पे भी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी इंक्रीज होगी। याद रखिएगा बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं कि भाई ये बढ़ा तो ये कम होगा, नहीं, इस तरफ तो OH- बढ़ता है। अगर एक ही की बात हो, समझिए, सिर्फ H3O+ की बात हो तो OH- नहीं, सिर्फ H3O+ की बात हो, H3O+ की कंसंट्रेशन इस तरफ बढ़ती है तो अगर मैं यहाँ पे H3O+ लिखता तो कम हो रही है। देखो एग्जैक्ट 14 पे तो वो एकदम होती ही नहीं है, ना के बराबर होती है। रेडी, यानी कि OH- आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और स्ट्रेंथ जो होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि इसका ऑपोज, जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है वैसे मैं इसका ऑपोज ले लूं कि भाई 14 से 7 की ओर अगर मैं जाता हूं तो बेसिसिटी जो है, जो उसकी बेसिसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, सेम जाएगा। समझ में आई बात।
क्लियर। उसकी बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज। क्यों, ड्यू टू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वजह से उसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। सीधी बात है, हमको पता ही है, दिख ही रहा है। रेडी। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और H3O प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या सॉल्यूशन के अंदर। मैंने चालू किया टॉपिक, उससे पहले आपको एक चीज बताई कि पोटेंस ऑफ H प्लस आयन, ये H प्लस आयन की जो स्केल है ये वो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन दिखाती है, बराबर। H3O प्लस आयन उसके डिपेंड पे हमने कंपेयर कर दिया, साथ में OH माइनस को भी कि भाई उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सॉल्यूशन की क्या रहेगी। अब एक चीज इसके ऊपर से डिसाइड हो गई क्या, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग दिमाग में रखिएगा उस बात को, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि मेरे पास 2 pH वाला सॉल्यूशन होगा और 4 pH वाला सॉल्यूशन होगा, तो इनमें से किसकी एसिडिसिटी इंक्रीज ज्यादा होगी, यानी कि किसकी एसिडिसिटी ज्यादा होगी, किसकी एसिडिसिटी ज्यादा होगी, आप जरा डिसाइड करके बताइए, देखिए पता चल जाएगा। 2 pH वाले की, क्यों, क्योंकि 7 से 14 की ओर जाते हो, 7 से, एक एग्जांपल में लिख रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा क्या, 7 से 0 यानी कि 2 यहाँ पे आता है, 4 यहाँ पे आता है, अप्रोक्सीमेटली 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, यानी कि 2 यहाँ पे, तो OH यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, माफ कीजिए H यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इसलिए उसकी pH क्या रहेगी, ज्यादा। सेम अगर मैं दूसरा क्वेश्चन OH के लिए लूं तो वहां पे भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, दोनों एग्जांपल के साथ इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में आता है ये बात। अगर मैं एक 8 pH वाला सॉल्यूशन ले रहा हूं और साथ में एक में 13 pH वाला सॉल्यूशन ले रहा हूं, तो किसकी बेसिसिटी बढ़ेगी, किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, माफ कीजिए, किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो सिंपल है, जैसे यहाँ पे कम वैसे यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि हम जैसे जैसे राइट साइड जाते हैं सॉल्यूशन में वैसे वैसे बेसिसिटी इंक्रीज होती है। सिंपल, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने लिख के बता दिए और राउंड करके बता दिया आंसर हमारा कौन सा है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा इस बात को अच्छी तरीके से। ठीक है, दोनों के दोनों चीजें क्या, जिसकी pH कम उसकी एसिडिसिटी ज्यादा, जिसकी pH ज्यादा, इस तरफ देखो, pH ज्यादा जिसकी उसकी बेसिसिटी ज्यादा। सिंपल, दोनों की कंपैरिजन थोड़ी टेढ़ी है, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ना ही कोई एक, किसी एक की कंपैरिजन करनी हो तो हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि भाई H3O प्लस यहाँ कम, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ कम, पर H3O प्लस OH माइनस दोनों की कंपैरिजन करनी हो तब थोड़ा हम बौखला जाते हैं। तो स्केल याद रखिएगा, जो यहाँ पे लिखा है वो सारी चीजें दिमाग में रखिएगा, किस तरीके से आया है, कैसे बना है, वो याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारी pH स्केल है। एक्चुअल में pH स्केल को लेके हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट, explanation of pH scale, second one measurement of pH scale, third one uses of pH in our everyday life। 5 uses है और सबसे ज्यादा बोर्ड में आते हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, पहले pH को खत्म कर लेते हैं। pH scale, अब देखिए जो बात, अब ये सारी बातें तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है, लेकिन थोड़े बहुत लेवल पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया पूरा आपको। अब pH स्केल जो है उसकी कुछ बातें जो आपकी बुक में नहीं है, आप साइंस लोगे तो ये चीज आने ही वाली, इसलिए मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ कि वो एक्चुअल में क्या है। pH जो है उसके 2 फॉर्मूला है, pH जो है और POH, ऐसे 2 फॉर्मूला है। pH इज इक्वल टू -log base 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। क्या है मैं आपको समझाता हूँ अभी। एक है POH -log 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। जो मैं बोला हूँ स्टेटमेंट, जो सेंटेंस, वो याद रखिए। मैं बोला pH इज इक्वल टू -log 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ब्रैकेट बनाते वक्त मैं बोला मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। अब एक्चुअल में ये चीज भी आपकी बुक में होनी चाहिए, लेकिन है नहीं, वो है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि अमाउंट जो है वो अमाउंट एक्चुअल में मेजर करना सीखना चाहिए आपको, क्योंकि 9th के अंदर आपका वो आ गया टॉपिक मोल। मोल क्या था? मोल इज द यूनिट ऑफ मैटर। आपने पढ़ा कि मैटर के जो यूनिट होते हैं उसके अंदर से एक यूनिट है मोल। 16.02 एवोगाड्रो नंबर 10^23 जो था ना वो, तो वो मोल है। वैसे कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए ऐसी 14 कॉन्सेंट्रेशन है, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, मोलालिटी, बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर दी हुई है। क्लियर? तो वो सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सब कॉन्सेंट्रेशन हमें पढ़नी है 11th साइंस के अंदर, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में कुछ दिया नहीं गया। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ,
ये जो ब्रैकेट की साइन की गई है, जो ब्रैकेट है वो साइन दिखाती है मोलारिटी की। किसकी साइन दिखाती है ब्रैकेट? मोलारिटी, याद रखिए मोलारिटी की साइन दिखाता है ये जो ब्रैकेट है वो। यानी कि 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर मैं कुछ मोल सॉलिड को डिसोल्व करता हूं और मेरा जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन, माफ कीजिए, उसका जो वॉल्यूम है वो 1000 ml बन जाता है, तो उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर कही जाती है। वो बहुत डिटेल में है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ इतना याद रखिए कि H3O+ आयन की मात्रा अगर सॉल्यूशन पोटेंशियल ऑफ H+ मुझे मेजर करनी हो तो ये फॉर्मूला से कर सकता हूं। एक चीज यहाँ पे और लिखिए, लॉग, जो आपके लिए नया है, आपने लॉग देखा नहीं है, शायद सुना होगा। लॉग जो है वो भी एक फंक्शन है। 9th के पुराने सिलेबस के अंदर लॉगरिथमिक करके एक पूरा चैप्टर था जो एनसीईआरटी में नहीं होना चाहिए था। लॉग बहुत काम की चीज है। 11th-12th के अंदर लॉग इतना ज्यादा यूज में आता है जिसकी कोई सीमा नहीं, इवन कॉमर्स में भी। क्लियर? तो लॉग सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए लॉग, अगर आप साइंस लोगे तो सबसे पहले आपको लॉग ही सिखाया जाएगा। इवन अगर साइंस के अंदर केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो, या फिजिक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर लॉग के सम सबसे ज्यादा आएंगे। पीओएच के अंदर भी सेम, मुझे OH- की मात्रा यानी अमाउंट यानी कंसंट्रेशन मेजर करनी है तो मैं लॉग का यूज करूंगा। लॉग का एक पूरा टेबल होता है, उसके ऊपर से हम उसको मेजर करते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में इसके सम्स को निकाल दिया गया है, जो होने चाहिए थे, आपको पता चलता कि एक्चुअल में कंसंट्रेशन मेजर होती कैसे है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे फिलहाल। pH = -log10 the molar concentration of H3O+ ion and POH = -log10 the molar concentration of OH- ion। इसकी मदद से pH को मेजर किया जाएगा। एक और फॉर्मूला भी था जो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, pH + POH = 14, और जिसको तो प्रॉपरली डिराइव किया गया था लॉग की मदद से। लॉग की मदद से इस फॉर्मूला को प्रॉपरली डिराइव भी किया गया था, pH + POH = 14 ऐसे करके। क्लियर? कोई बात नहीं, अभी दिया नहीं है तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इतना दिमाग में रखना, मगअप करना, अगर एग्जाम के अंदर आ जाए तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी है pH स्केल। अब मैं एक चीज बार बार बताई यहाँ की, इसका pH 2 है, इसका pH 4 है, इसका pH ये है वो है, लेकिन उसको मेजर कैसे करेंगे? उसको मेजर करने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना है इसके आपकी भाई, मेजरमेंट ऑफ pH स्केल, जिसके अंदर हमें 3 तरीके हैं। आपके टेक्स्ट बुक में एक ही तरीका दिया है, हम तीनों तरीके के बारे में बात करेंगे। 3 तरीके हैं मेजरमेंट ऑफ pH, मेजरमेंट ऑफ pH। pH को जब मुझे मेजर करना हो तो मुझे 3 तरीके से मैं pH को मेजर कर सकता हूँ। एक, विद द हेल्प ऑफ pH पेपर, क्या है आपको बताता हूँ फिलहाल थोड़ी देर बाद। सेकंड, यूनिवर्सल इंडिकेटर, एंड थर्ड इज pH मीटर। 3 चीजें हैं, pH पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड pH मीटर। एक्चुअल में जो pH पेपर होता है वो pH पेपर येलो कलर का आता है, लैब के अंदर होता है, येलो कलर का होता है। वो अपने कलर को चेंज करता है, वो अपने कलर को क्या करता है? चेंज करता है। आपको इसकी जब मैं पीडीएफ भेजूंगा चैप्टर के एंडिंग में, पॉसिबल होगा तो साथ में ही भेज दूंगा, उसमें एक pH का टॉपिक होगा, उस टॉपिक के अंदर एक स्केल है। हालांकि यहाँ पे कलर पोर्शन पॉसिबल नहीं है, वरना मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता। ऐसी एक स्केल पूरी होती है 0 से लेके 14 तक, जिसमें 0 से 1 कुछ कलर होता है, यानी कि येलो, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, बहुत सारे कलर होते हैं। हमारा जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर मैं pH पेपर को डीप करता, येलो कलर का जो pH पेपर है उसको मैंने डीप किया, बाहर निकाला, तो pH पेपर का जो येलो कलर है वो चेंज होकर कुछ कलर में बदल जाएगा। और वो पट्टी, जो पट्टी होती है हमारे पास जिसके अंदर कलर होते हैं, उसके अंदर से हम कलर को मैच करते हैं। किसके साथ मैच हुआ? जैसे कि यहाँ मैच हुआ 8 नंबर पे, तो उसकी pH क्या आई? 8, यानी कि वो सॉल्यूशन हुआ बेसिक। ऐसे उसकी pH मेजर की जाती है, यानी कि अप्रॉक्स pH मेजर करने के लिए pH पेपर का यूज किया जाता है। किसका? pH पेपर। सेकंड थिंग इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंक की बॉटल होती है ना, इंक की बॉटल लाइक दिस, ये जो है आपकी इंक की बॉटल होती है, वैसे छोटी सी है तो बहुत बड़ी है, छोटी सी इंक की बॉटल होती है, तो वैसे इंक की जो बॉटल होती है, वो इंक की जो बॉटल है वैसी इतनी सी बॉटल आती है जिसके अंदर इंडिकेटर होता है, जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर क्या है, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में इसीलिए पढ़ा दिया। वो जो इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर को हमारे बीकर के अंदर 2-3 ड्रॉपलेट डालने हैं, सॉल्यूशन को स्टर करना है। स्टर करने के बाद जो सॉल्यूशन का कलर आया, उस कलर को वापस वो जो मैंने बात की थी पट्टी जो है हमारी, उसके साथ मेजर करना।
वो मैं देख चेक कर रहा है, सॉरी चेक करने के बाद जैसे कि मुझे पता चला कि भाई ग्रीन कलर आया 6 नंबर पे, तो सॉल्यूशन कौन सा होगा, ऐसे। यानी कि ये दोनों के दोनों अप्रोक्स, क्या दोनों के दोनों अप्रोक्स, ये भी जो है ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन के रूप में रहता है बॉटल के अंदर। यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच पेपर दोनों अप्रोक्स पीएच मेजर करनी। अप्रोक्स मींस 1 2 3 4 ऐसे, पॉइंट टू पॉइंट नहीं, 1.5 ऐसा नहीं, बट परफेक्ट मेजर करनी हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली यूज करना है तो मेजर करना है तो किसका यूज कर सकते हैं, पीएच पेपर या तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि येलो कलर और लिक्विड कलर का सॉल्यूशन जो है, येलो कलर का पेपर और लिक्विड कलर का लिक्विड जो हमारा सॉल्यूशन है, वो उन दोनों की मदद से हम जान लेते हैं कि सॉल्यूशन की पीएच क्या है। ठीक है। थर्ड वन इज द पीएच मीटर। पीएच मीटर, पीएच मीटर एक प्रकार का मीटर आता है, जैसे ओडो में जो हमारा जो स्पीडोमीटर होता है गाड़ी के अंदर, वैसा ही होता है। ऐसे 0 से लेकर 14 तक का हमारा मीटर है, बीच में ऐसे नीडल होती है, यहाँ पे ऐसे 2 रोड होते हैं। वो 2 रोड को जैसे ही हम सॉल्यूशन में डीप करते हैं, ये जो है मीटर वो ऐसे हिलता है, ये जो माफ कीजिए जो नीडल है वो थोड़ी हिलती है, यानी एग्जैक्ट वो नीडल जहाँ पे रुकेगी वहां पे हमें पता चल जाता है कि उसकी पीएच पॉइंट टू पॉइंट कितनी होगी। यानी कि आपको एग्जैक्ट यानी परफेक्ट पीएच मेजर करनी हो, एग्जैक्ट या तो परफेक्ट पीएच मेजर करनी हो तो आप किसका यूज करते हो, पीएच मीटर। किसका यूज करते हो, पीएच मीटर का। दिमाग में रखिएगा बच्चों एक बात अच्छी तरीके से कि ये 3 चीजें ऐसी है जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से जो भी चीजें मैंने बोली है उसको नोट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा वीडियो को पॉज करके। पीएच पेपर येलो कलर का होता है, अप्रोक्स पीएच मेजर होती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर लिक्विड सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर उसको डाल के सॉल्यूशन को स्टोर करना होता है, फिर सॉल्यूशन का जो कलर है उसके साथ हम मैच करवाते हैं, और पीएच मीटर परफेक्ट यानी कि एक्यूरेट अगर आपको पीएच मेजर करनी है, पॉइंट टू पॉइंट पीएच मेजर करनी है, तो आप किसका यूज करते हो, पीएच मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएच स्केल पढ़ लिया, ऐसी होती है, स्ट्रेंथ मेजर करते हैं उससे, मेजरमेंट पढ़ लिया पीएच का। अब सबसे काम का टॉपिक पढ़ते हैं, वो है एक्चुअल में एक टॉपिक यहाँ पे आ जाता है, वो है पीएच, उसका यूज जो है एवरीडे लाइफ के अंदर क्या है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम अगर स्ट्रेंथ पढ़ ली है हमने अलग अलग, तो उसको लेके हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम पीएच के यूजेस पढ़ेंगे कि वो थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या है। देखिए सबके दिमाग में एक चीज रहती है कि जो उबलता हुआ एसिड होता है, जो धुआं निकलता है, जो इरिटेशन जनरेट करता है आंखों में और नाक के अंदर, वो एसिड होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। आप लोग ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए पहले, क्योंकि एसिड, बेस, स्ट्रॉन्ग, वीक, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, ये सारी बातें एक दूसरे से बहुत अलग है। आप जो दिमाग में रखते हो, जैसे कि आपके दिमाग में मैं बोलता हूँ एसिड, जब आपके कानों में एसिड नाम का वर्ड आता है तो आपके दिमाग में एक ही बात रहती है, येलो कलर का धुआं निकलता हुआ ऐसा एसिड जिसमें क्या फोम जनरेट होते रहते हैं, फीड निकलते रहते हैं, ठीक है ना। पर वो एसिड, उसका टाइप कौन सा। हम एसिड को और बेस को अलग अलग बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मेन 4 पार्ट लिख रहा हूँ जो आपको बाइफरकेट कर देगा कि एक्चुअल में एसिड होता क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड है क्या, समझ लीजिए पहले आपके दिमाग में जो बात है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद में आप मेंशन कर दूंगा। आप जो एज्यूम करते हो ना कि धुआं निकलता है और बहुत सारा जलन महसूस होती है, वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। और जो पानी जैसा होता है, टमाटर, मैंने पहले लेक्चर के अंदर लिखा था टमाटर के अंदर ये एसिड होता है, ऑरेंज के अंदर ये होता है, किसी में साइट्रिक होता है, तो वो एसिड्स वो भी एक प्रकार का एसिड ही है। क्या उससे हम जल जाते हैं, टमाटर खाते तो क्या हमारी जीभ जल जाती है, नहीं, कुछ नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो एक प्रकार की एसिड, लेकिन वो डाइल्यूट एसिड है, उसके अंदर पानी ज्यादा है, उसमें एसिड कम है, नींबू खट्टा, लैक्टिक एसिड, पर एसिड की मात्रा कम है, यानी कि वो डाइल्यूट है, उसका डाइल्यूशन हो चुका है। पूरा चैप्टर हमें पढ़ा, पूरा टॉपिक पढ़ना है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या है बाद में समझाऊंगा, इसके बाद का टॉपिक है। समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग और वीक क्या है। वो धुआं निकलता नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, किसी भी, यहाँ पे मैं आपको बीकर ड्रॉ करके समझाता हूँ। किसी भी सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे बीकर ले लिया, किसी भी सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन के अंदर अगर मैंने यहाँ पे एक एसिडिक सॉल्यूशन ले लिया जो एक्वियस है, एसिड का नाम ही चलो लिख देते हैं, जैसे कि मैंने HCl ले लिया, इसका एक्वियस यानी कि पानी वाला सॉल्यूशन है।
अब आपको मैंने एक चीज रिएक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ा दी, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कि अगर किसी भी कंपाउंड में पानी डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। आयोनाइज्ड हो जाएगा, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या है पहले तो वो समझ लीजिए। आयोनाइजेशन यानी कि आयन का डिफरेंशिएट होना, आयन अलग अलग पार्ट में डिवाइड होना, आयन का बाइफरकेशन हो जाना। मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर HCl प्लस वाटर लिया है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मैंने अगर HCl प्लस वाटर लिया है तो मुझे सॉल्यूशन के अंदर ये जो भाई है वो टूटते हुए नजर आएंगे, यानी H प्लस नजर नहीं आएंगे पर ऐसा होता है H प्लस एंड Cl माइनस आयन, वो दोनों जो है अलग अलग पार्ट में मुझे मिल जाएंगे, यानी कि उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन, अलग अलग आयंस में डिवाइड हो जाएंगे। नमक पानी में डालते हो NaCl, क्या होता है, पिघल जाता है, क्यों, डिसॉल्व हो जाता है, सॉरी क्यों, Na प्लस और Cl माइनस अलग हो जाते हैं इसलिए। बाकी तो वो क्रिस्टल है, जला के देखो उसको, बर्न आउट करो उसको, क्या वो मेल्ट होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। H प्लस Cl माइनस, आयोनाइजेशन, सिंपल। चलिए, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, अब डेफिनेशन पे आते हैं। इतना करने के बाद क्या, कि कोई भी प्रकार का एसिड, याद रखिएगा क्या, कोई भी प्रकार का एसिड अगर एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर परफेक्ट, याद रखिएगा मैं बोल रहा हूं परफेक्ट आयोनाइज्ड हो जाए, यानी कि उसके अंदर जितने H प्लस आयन है सारे के सारे H प्लस आयन अलग हो जाए, सॉल्यूशन के अंदर चले जाए, तो वो जो एसिड है वो क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इफ each and every H plus ion ionized, each and every H plus ion ionized and every H plus ion release in solution, अगर सॉल्यूशन के अंदर सारे के सारे H plus ion चले जाते हैं, परफेक्ट आयोनाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है, तो उस प्रकार के एसिड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। दिमाग में रखिएगा, अगर कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है एसिड का, तो वो एसिड क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। वो एसिड क्या कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाएगा। क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा तो वो एसिड क्या कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाएगा। और अगर इनकम्प्लीट, इसका ऑपोज, एग्जैक्ट ऑपोज, अगर इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हुआ, इनकम्प्लीट का मतलब क्या, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई सॉल्यूशन में, आधा ही डिजोल्व हुआ, नमक की एक चम्मच डाली थी, आधी चम्मच डिजोल्व हुई, आधी चम्मच नहीं हुई, तो वो इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हुआ, यानी कि जो डिजोल्यूशन हुआ प्रॉपर नहीं हुआ। तो एग्जैक्ट इसकी ऑपोजिट डेफिनेशन बन जाएगी, वो हो जाएगा वीक एसिड। क्या हो जाएगा, वीक एसिड। मैं अब फिगर ड्रॉ नहीं करूंगा, आप डायरेक्ट समझाऊंगा आपको। वीक एसिड किसे कहेंगे, वीक एसिड अगर जैसे यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइजेशन हुआ है, वैसे अगर इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होता है, क्या होता है, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन, अगर इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होता है तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के एसिड को सॉरी हम क्या कहते हैं, वीक एसिड। क्या कहते हैं, वीक एसिड, यानी कि H प्लस आयन की सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होती है, जो मात्रा होती है वो सॉल्यूशन में कम है। क्यों, क्योंकि H प्लस आयन सारे के सारे डिसॉल्व नहीं हुए, जितने होने चाहिए थे उतने हुए, बाकी सारे तो हुए नहीं। रेडी, तो उस प्रकार का एसिड क्या कहा जाएगा, वीक एसिड। सेम डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की है, वैसी ही डेफिनेशन होगी स्ट्रॉन्ग बेस की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज आ जाएगा। जैसे वहां पे सारे के सारे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाए, जैसे यहाँ पे H प्लस आयन का इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होता है जैसे H प्लस आयन का, वैसे अगर यहाँ पे लिख दे रहा हूं कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, अगर क्या होता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है किसका, OH माइनस आयन का। किसका, OH माइनस आयन का, यानी कि सारे के सारे सॉल्यूशन में OH माइनस आयन चले गए। एग्जांपल उसका मैं यहाँ पे जैसे कि लिख देता हूँ, मैंने एक बेस ले लिया NaOH, उसके अंदर मैंने डाल दिया पानी, दोनों आयन अलग हो गए, एक हो गया Na प्लस, एक हो गया OH माइनस। तो क्या सारे के सारे OH माइनस सॉल्यूशन में चले गए, अगर चले गए सब के सब अगर रिलीज हो गए तो वो क्या कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हुआ तो वो क्या कहा जाएगा, वीक बेस। सिंपल, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस है वैसे क्या हो जाएगा, वीक बेस। क्या हो जाएगा, वीक बेस। वीक बेस किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस था वैसे कि भाई इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हो किसका, OH माइनस आयन का। किसका,
OH माइनस आयन का अगर इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होता है, इसका OH माइनस आयन का अगर अगर OH माइनस आयन का इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होता है तो उस प्रकार का जो एसिड है उसको हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो उस प्रकार का बेस, सॉरी, उसको हम क्या कहते हैं? वीक बेस। तो दिमाग में बैठ गए पहले तो बात, स्ट्रॉन्ग और वीक क्या है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस आयंस कॉन्सेंट्रेशन दैट दिस एसिड इज वीक और स्ट्रॉन्ग और दैट बेस इज वीक और स्ट्रॉन्ग। अब आपके दिमाग में जो बात थी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो धुआं निकलता हुआ एसिड है इसको आप कहते हो कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड। कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड, कॉन्सन्ट्रेटेड, कॉन्सन्ट्रेशन मैंने बताया अमाउंट, कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड यानी कि कॉन्सन्ट्रेशन एसिड की ज्यादा होना। सिंपल, जिस सॉल्यूशन के अंदर एसिड की कॉन्सन्ट्रेशन ज्यादा होती है, यानी कि बीकर, जैसे यहां पे मैं एक ड्रॉ कर दे रहा हूं, मेरे पास एक एसिड, एक सॉल्यूशन है, माफ कीजिए, उस सॉल्यूशन के अंदर एसिड भी है और वाटर भी है, यानी कि सॉल्यूशन तो एक्वियस ही है, एसिड का ही सॉल्यूशन है। पर अगर एसिड की जो मात्रा है वो क्या है समझिएगा, एसिड की मात्रा 90% है और वाटर की मात्रा सिर्फ 10%। क्या है? एसिड की मात्रा 90% है, वाटर की मात्रा सिर्फ 10%, यानी कि सॉल्यूशन में एसिड सबसे ज्यादा है। 100 ड्रॉपलेट में से, ऐसा समझिए, एज्यूम कीजिए 100 ड्रॉपलेट में से 90 ड्रॉपलेट एसिड के और 10 ड्रॉपलेट अगर वाटर के, तो उस प्रकार के एसिड को हम क्या कहते हैं? कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड। क्या कहते हैं? कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड। और हमारे पर डिपेंड, कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड, दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं डाइल्यूट एसिड, हम बनाते हैं उसको, ये फिक्स्ड होते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी खुद रखते हैं। मैं इसके नाम यहाँ पे लास्ट में मेंशन करने वाला हूँ, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, जो हमने जो 5 लिखे थे उसी में से आएगा वो। क्या? स्ट्रॉन्ग, वीक, कॉन्सन्ट्रेटेड और डाइल्यूट हम बनाते हैं, हम बना भी सकते हैं और वो अपने आप होते भी है। क्या? 90% एसिड जिसके अंदर होता है, 10% वाटर, यानी कि पानी की मात्रा कम, एसिड की मात्रा ज्यादा, वो क्या कहे जाते हैं? कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड। सेम डाइल्यूट एसिड की बात करते हैं। डाइल्यूट एसिड जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं समझिए। डाइल्यूट मतलब जिसके अंदर पानी, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, सेम थिंग। यहाँ पे मैं वापस एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, आपको दिमाग में प्रॉपर बैठ जाए। जैसे यहाँ पे मैं एसिड प्लस वाटर, अगर यहाँ पे एसिड की मात्रा 10%, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, और वाटर की मात्रा 90% है, यानी कि पानी बहुत ज्यादा है, हाथ डालोगे तो भी जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पानी ज्यादा, थोड़ा सा गर्म जरूर लगेगा, लेकिन वो क्या है? एसिड। 10% तो है, 90% ऑफ वाटर, देन दिस टाइप ऑफ एसिड नोन एज डाइल्यूट एसिड। सिंपल। क्या? 90% तक एसिड हो, 10% तक वाटर, पानी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड। एंड अगर उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो तो क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड। सेम डेफिनेशन रहती है बेस के लिए, यानी कि कॉन्सन्ट्रेटेड बेस एंड कॉन्सन्ट्रेटेड, माफ कीजिए, डाइल्यूट बेस। कॉन्सन्ट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। कॉन्सन्ट्रेटेड बेस यानी क्या? कॉन्सन्ट्रेटेड, जैसे यहाँ पे एसिड था वैसे बेस, बेस की मात्रा 90% एंड वाटर की मात्रा 10%, पानी की मात्रा 10%, तो वो क्या कहा जाएगा? कॉन्सन्ट्रेटेड। डाइल्यूट उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, बेस की मात्रा 10%, पानी की मात्रा 90%। सिंपल। तो वो क्या कहा जाएगा? डाइल्यूट बेस। तो ये पूरा बाइफर्केशन कर दिया है मैंने यहाँ पे, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, कौन कॉन्सन्ट्रेटेड है कौन डाइल्यूट है, एसिड कौन है बेस कौन। ठीक है, प्रॉपर दिमाग में बिठा लीजिए अभी से ये बातें, ये सारी बातें आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे सारी चीजें होने वाली है, दिमाग में रखिएगा, क्योंकि डिटेल में एक तो चैप्टर है नहीं और पूछते बहुत ज्यादा है। तो ये सारी बातें को अच्छे तरीके दिमाग में रखिएगा। ये कंसेप्ट है जो आपको बोर्ड के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर आंसर लिखने में बहुत ज्यादा काम में आएगा। ठीक है, तो ये उसका बाइफर्केशन है।
अब आखिर में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं जो हमने एसिड के नाम लिखे थे, एसिड और बेस के जो नाम लिखे थे उसी में से कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है, जो आपको मगअप करना है, जो आपको याद करना है, क्योंकि ये फिक्स होता है, क्योंकि वो आयनाइजेशन खुद करता है इटसेल्फ, वो अपने आप होता है। इसलिए HCl, H2SO4 and HNO3, this 3 acid is strong acid. H2CO3 and CH3COOH means acetic acid. This 2 acid is weak acid. सिंपल, जो आपने 5 याद रखे थे वही है, लेकिन उसको थोड़ा बाइफर्केशन की ओर बाइफर्केट करके सीखा है। Then NaOH and KOH, these 2 are strong base. और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि CaOH ट्वाइस और MgOH ट्वाइस यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये दोनों वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के फॉर्म में रह सकते हैं। एक्चुअल में वो दोनों वीक कहे जाते हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग भी रह सकते हैं, क्योंकि वो दोनों तरह की प्रोसेस देते हैं। इसलिए हम उसको माफ कीजिए एग्जाम्पल के अंदर कहीं पे लिखेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम एक एग्जाम्पल याद रखेंगे। यहाँ पे मैं नाम उसका मेंशन कर दे रहा हूँ, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वो क्या है? वीक बेस। क्या है? वीक बेस। यानी कि इतनी चीजें आपको याद कर लेनी है, मगअप कर लेनी है अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पीएच के यूजेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके अंदर ये हमें सबसे ज्यादा काम में आने वाला है और यही चीज हम करने भी वाले हैं। इसको मगअप करना अच्छी तरीके से, इसको याद करना, दिमाग में रखना। जितना मैं बोल रहा हूं उतना चीज आप अगर करते जाओगे तो आपके लिए चीजें आसान बनती रहेगी, वरना एक से लेके एक चैप्टर बढ़ते जाएंगे और आपके दिमाग में प्रेशर आता जाएगा कि मुझे कुछ नहीं आया। पर डे टू डे वर्क करते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली है। सारी की सारी चीजों को आपको अच्छी तरीके से याद करनी है, लिखनी है और क्या करना है उसको प्रॉपरली लर्न करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक थैंक्स अ लॉट।